हेलो फ्रेंड्स, आरजे एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं और यह चैप्टर हर कंपटीशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर कंपटीशन, चाहे वो सीजीएल की परीक्षा हो, चाहे एसएससी की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आईएएस की परीक्षा हो, हर एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यह चैप्टर महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, हमने इस चैप्टर में उन्हीं टॉपिक्स को लिया है जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ध्वनि की। तो ध्वनि यानी कि साउंड होता क्या है? तो वास्तव में ध्वनि जो है ये क्या होते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए हमें पहले तरंग को समझना होगा। पहले तरंग को समझते हैं। तो तरंग यानी कि वेव्स जो है दो प्रकार के होते हैं। वेव्स क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक है यांत्रिक वेव, उसके बाद अयांत्रिक वेव। ठीक है, यानी कि मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है दोस्तों, इतना स्पष्ट हो गया कि वेव्स दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक यांत्रिक वेव्स जिसको मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है, एक जो है अयांत्रिक तरंगे होती हैं जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है नॉन मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसकी विशेषता क्या होती है कि यह जो है यांत्रिक जो तरंगे होती हैं ये क्या होती हैं? इनको चलने के लिए यानी कि इनको संचरण करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, इनको संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वहीं पर जो है अयांत्रिक तरंग की अगर बात करते हैं, अयांत्रिक तरंग की अगर बात करते हैं तो इनको संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे अयांत्रिक तरंग के रूप में हम प्रकाश को देख लेते हैं। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यांत्रिक तरंग दो भागों में विभाजित किए हैं हमने यहाँ। तो एक अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, एक अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों में वेव का डायरेक्शन होता है ये लंबवत होता है। आप देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये ऐसे इस तरह से ये लंबवत होता है। ठीक है, वहीं पे अनुदैर्ध्य तरंगों की बात करते हैं यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की बात अगर हम करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होता है? इसमें समानांतर होता है। ये देखिए, ये समानांतर है। कहते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं ये किसमें चलती हैं? तो ये ठोस और द्रव में चल सकती हैं। ठीक है, ठोस और द्रव में संचरण कर सकती हैं। वहीं अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरण कर सकती हैं। अब यहाँ पे बात क्या निकल के आती है दोस्तों? यहाँ पे जो है बात निकल के आती है कि माध्यम के कण जो होते हैं वो परपेंडिकुलर मूव करते हैं। किसमें? वो अनुप्रस्थ तरंगों में परपेंडिकुलर मूव करते हैं। ठीक है, वहीं पर जो है माध्यम के कण इसमें अनुदैर्ध्य तरंगों में पैरेलल मूव करते हैं। अब दोस्तों फिर ध्वनि के लिए क्या निकल के आया? ध्वनि के जो हमने इससे निष्कर्ष निकल के आया, इसमें यह निकल के आया कि ठोस, द्रव एवं गैस में क्या होते हैं? ध्वनि संचरित हो सकती है। ठोस, द्रव, गैस में ध्वनि क्या हो सकती है? संचरित हो सकती है। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह निर्वात में क्या होता है? यह निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि ध्वनि निर्वात में गमन कर सकता है? 4 ऑप्शन दे देगा आपका। तो निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकता है। निर्वात से प्रश्न दोस्तों बार बार बनता है। इसके बाद उत्पत्ति की बात करते हैं। तो ध्वनि की जो उत्पत्ति है ये वस्तु के कंपन से होती है। ध्वनि की उत्पत्ति वस्तु के कंपन से होती है। आवृत्ति के आधार पर
ध्वनि को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहली जो है वो अपश्रव्य है, जिनको इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है, जिनको इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है। दूसरा है हमारा श्रव्य तरंगे, जिसको ऑडिएबल वेव्स कहा जाता है। तीसरा हमारा पराश्रव्य तरंगे हैं, जिनको अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाता है। अगर हम दोस्तों अपश्रव्य की बात करते हैं तो 20 हर्ट्ज से कम 20 हर्ट्ज से कम जो तरंगे होती हैं, 20 हर्ट्ज से कम जो तरंगे होती हैं, ठीक है, 20 हर्ट्ज से जो मात्रक होता है डेसिबल से कम होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं? 20 हर्ट्ज से कम ये अश्रव्य तरंगे होती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखते हैं तो भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन में जो उद्गार जो घटनाएं होती हैं वे अपश्रव्य तरंगों के अंतर्गत आती हैं। वहीं अगर श्रव्य तरंगों की बात करते हैं तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के मध्य ये होती हैं। और इनके उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो श्रव्य तरंगों के उदाहरण की बात करते हैं तो मनुष्य की आवाज़ हो गई, जानवर की आवाज़ हो गई, बांसुरी की आवाज़ हो गई, ये सब आपके श्रव्य तरंगों के अंतर्गत आते हैं। पराश्रव्य की बात करते हैं, यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछता है, ठीक है, कि पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनियाँ होती हैं या जो आवाज़ होते हैं वो क्या होते हैं? वो जो है पराश्रव्य तरंग होते हैं। और इनके उदाहरण के रूप में कि इन पराश्रव्य तरंगों को सुन कौन सकता है, तो इसमें दोस्तों बंदर है, डॉल्फिन मछली है, चमगादड़ है, बिल्ली है, कुत्ता है। ये सब क्या हैं? ये सब जो है पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं, यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंगों को ये क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। अब दोस्तों ध्वनि की चाल की हम बात करते हैं, ध्वनि की चाल की बात करते हैं। तो ध्वनि की चाल को समझने के लिए पहले हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं। इलास्टिसिटी समझने के लिए हमें एक रबड़ का टुकड़ा लेना पड़ेगा। उस रबड़ के टुकड़े को दोनों तरफ से हम फोर्स करते हैं, ठीक है, या एक तरफ से फोर्स करते हैं या दोनों तरफ से फोर्स करते हैं, तो उसके शेप में क्या होता है? उसके शेप में दोस्तों परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए इसके शेप में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हम जब उस बल को हटा लेते हैं, जब हम उस बल को हटा लेते हैं तो वह अपनी पुरानी शेप में आ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? इलास्टिसिटी जिसमें ज़्यादा होगी उसमें क्या होगा? इलास्टिसिटी ज़्यादा जिसमें होगी उसमें ध्वनि की चाल भी ज़्यादा होगी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा दोस्तों, इलास्टिसिटी जिसमें ज़्यादा होगी उसमें ध्वनि की चाल भी ज़्यादा होगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आइए बात करते हैं। अगर मान लीजिए ध्वनि को एक माध्यम से, मान लीजिए ध्वनि है, ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो इसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य क्या हो जाती है? ये बदल जाती है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि वास्तव में ध्वनि का मात्रक क्या है? तो ध्वनि का मात्रक आप दोस्तों याद रखिएगा, ध्वनि का मात्रक जो है डेसिबल है। ध्वनि का मात्रक डेसिबल है। तारत्व की बात करते हैं, यानी कि पिच, अंग्रेजी में तारत्व को पिच कहते हैं। ध्वनि का मोटा या तीव्र होना इसी पिच पर या तारत्व पर निर्भर करता है। ज़्यादा आवृत्ति का मतलब ज़्यादा तारत्व, ज़्यादा आवृत्ति अगर जहाँ पे होगी वहाँ पे ज़्यादा तारत्व होगा। दोस्तों जो अगर एक लड़के और लड़की की आवाज़ देखी जाए तो लड़के की आवाज़ मोटी होती है लेकिन लड़की की आवाज़ पतली होती है, यानी कि उसका तारत्व ज़्यादा होता है, उसका तारत्व ज़्यादा होता है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तारत्व से प्रश्न बनता है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी उसका तारत्व भी ज़्यादा होगा, ठीक है मित्रों। किया गया है कि WHO ने किस स्तर की ध्वनि को जो है मनुष्य के लिए सूटेबल माना है? तो 45 डेसिबल जो है मनुष्य के लिए सूटेबल माना है। और 75 dB या 75 डेसिबल से ज़्यादा अगर हो जाती है, मनुष्य 75 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि को सुन रहा है तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। ये WHO ने कहा है,
दाब और ताप कैसे प्रभावित करते हैं। अगर दाब को बढ़ाया जाता है तो ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं आता है। दाब को अगर बढ़ाया जाता है तो ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर वहीं ताप को बढ़ा दिया जाता है तो ध्वनि की चाल क्या होती है, ये बढ़ जाएगी। ये पॉइंट याद रखिएगा, हर पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है दोस्तों, हर पॉइंट महत्वपूर्ण है। आप पूरा टोटल 10 सालों का आप अगर कोई भी चाहे पीसीएस के एग्ज़ाम का ध्वनि से प्रश्न देख लेंगे या फिर कोई भी एग्ज़ामिनेशन में देख लेंगे, इससे बाहर प्रश्न कोई भी बने नहीं हैं। इसलिए दोस्तों ये इसको पढ़ लीजिएगा आप, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि साइंस का मतलब कॉन्सेप्ट होता है, रटना नहीं होता है। अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपके लिए वह चैप्टर, वह सब्जेक्ट बहुत ही आसान हो जाएगा। अब दोस्तों डॉपलर प्रभाव, यहाँ से प्रश्न पूछता है तो स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति है तो आवृत्ति क्या होती है, बदलती है। अब उदाहरण के माध्यम से यहाँ देखिए एक ट्रेन हमने बनाया है, ठीक है। ट्रेन जैसे 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 और यहाँ पे व्यक्ति एक बनाया है, तो जैसे जैसे ट्रेन व्यक्ति के करीब जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, आवृत्ति में परिवर्तन होगा। बस डॉपलर प्रभाव केवल इतना प्रचलन में है। सोनार, ठीक है। सोनार क्या होता है, सोनार एक तकनीकी है। सोनार क्या है, एक तकनीकी है जिसके माध्यम से इसमें जो ध्वनि होती है, पराश्रव्य ध्वनि का यूज होता है। इसके माध्यम से जो समुद्र में पनडुब्बियाँ जो डूब जाती हैं या कोई वस्तु का पता लगाने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये समुद्र के अंदर और सतह पर दोनों जगह जो है वस्तु का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इस तकनीकी का, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पूरा हमने ध्वनि चैप्टर को कवर कर लिया दोस्तों। मेरा विश्वास है कि अगर इस चैप्टर को आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो यह चैप्टर आपके दिमाग में काफ़ी हद तक कॉन्सेप्चुअल रूप से बैठ जाएगा। और फिर आपको कोई भी MCQ की बुक उठाइएगा, इसमें से ध्वनि से जो जितने भी प्रश्न हैं उसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपका पूर्णतः दोस्तों ध्वनि चैप्टर तैयार हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद।